Hello students, welcome to St. Wilfred's Law College online classes. Now today I am going to discuss about the topic of place of suing, which defines in under section 15 to 20 and along with 21. Now the place of suit, बात करने का स्थान यानी कि जब दो पार्टीज़ जिसके राइट्स का वायलेशन हुआ है, तो जिसके राइट का वायलेशन हुआ है उसको अपने राइट्स को वापस लेने का या उसके लिए कंपनसेशन लेने का राइट्स है, तो उसके लिए वो केस कहाँ फाइल करेगा। तो इसके लिए सीपीसी में जो प्रोविजंस दिए गए हैं वो सेक्शन 15 से लेके 25 तक हैं, बट 15 से लेके 20 तक हम आप डिस्कस करेंगे। प्लेस ऑफ सूट, जैसा कि we had discussed in our previous lectures about the jurisdiction of the court, which defined in 4 categories according to the subject matter, which deals defined under section 9, according to the pecuniary jurisdiction, which defined in under section 6, and we talks about the territorial or local jurisdiction, which defines in under section 15 to 20, and the last ordinary and appellate jurisdiction. The 4 categories are mentioned under the jurisdiction of this court, यानी कि कोर्ट को, न्यायालय को क्षेत्राधिकार कहाँ कहाँ है, किस सब्जेक्ट मैटर पर है, किस आर्थिक मामले में है, या कौन सा स्थानीय क्षेत्राधिकार है, या फिर कौन सा मूल अधिकारिता या अपीलीय क्षेत्राधिकार है। अब हम यहाँ पे टेरिटोरियल या लोकल जुरिडिक्शन जो कि सेक्शन 15 से 20 में डिफ़ाइन किए गए हैं, वहाँ पर हम इसको डिस्कस करेंगे। नाउ द डिटर्मिनेशन, फर्स्ट ऑफ ऑल ये बात आती है कि प्लेस ऑफ सुइंग क्या होना चाहिए, किसके लिए होना चाहिए। तो डिटर्मिनेशन ऑफ कॉम्पिटेंसी ऑफ द कोर्ट डिटरमाइन द लोकल जुरिडिक्शन। जो भी कोर्ट है वो जिस कोर्ट के क्षेत्राधिकार में मामला है, सबसे पहले स्थानीय क्षेत्राधिकार जहाँ पर वो मामला है उसको वो डिफाइन करेगा। नाउ द चार्ट where 15, 16, 17, 18, 19 and 20 mention is here. Division of suit, section 15 defines suit instituted in lower courts. Section 16 defined related to immovable property. Section 17 defined the property situated in 2 or more than 2 courts where there is no doubt, and the section 18 defined the where the limits are uncertain, where is doubt, and the section 19 suits regarding to tort against body or property, and the 20 is miscellaneous suit, यानी कि जो इन सब में नहीं आते हैं वो सेक्शन 20 में आएंगे। Now section 15 defines every suit shall be instituted in the court of lowest grade competent to decide such suit, यानी कि प्रत्येक वाद उस सेक्शन न्यायालय में संस्थित किया जाएगा जहाँ पर जो निम्नतम न्यायालय होगा, यानी कि प्रत्येक वाद जो निम्नतम से निम्नतम न्यायालय होगा उसमें संस्थित किया जाएगा जिसके क्षेत्राधिकार में वो अपराध हुआ है या वो breach of contract हुआ है। Now the competency of the court depends upon the subject matter and valuation of the suit, यानी कि जो कोर्ट की सक्षमता है वो सब्जेक्ट मैटर पे डिसाइड होगी या वैल्यूशन ऑफ सूट, यानी कि उस वाद का मूल्य क्या है उसके अकॉर्डिंगली, कि किस वाद के मूल्य के अकॉर्डिंगली अकॉर्डिंग टू पेक्यूनियरी जुरिडिक्शन कि किस न्यायालय को कितने मूल्य तक का वाद को सुनने का अधिकार है। तो इट इज़ द डिपेंड अपॉन द सब्जेक्ट मैटर एंड वैल्यूएशन ऑफ द सूट। द लोवेस्ट ग्रेड कॉम्पिटेंट टू डिसाइड सच कोर्ट, यानी कि निम्नतम से निम्नतम न्यायालय में सबसे पहले वाद दाखिल किया जाएगा। ऐसा इसलिए कहा गया है क्योंकि अगर स्टार्टिंग से ही हम हायर कोर्ट्स में, वैसे तो होता है कि ऑर्डिनरी जुरिडिक्शन जो दिया गया है, अपीलेट जुरिडिक्शन दिया गया है, हाई कोर्ट को दिया गया है जहाँ पे मूल अधिकारिता है कि स्टार्टिंग से केस कहाँ जाएगा, हाई कोर्ट में, राइट। 226 आर्टिकल जिसमें हम ये कह सकते हैं कि डायरेक्ट हम हाई कोर्ट में रिट पिटिशन फाइल कर सकते हैं। तो यहाँ पर इस चीज़ से बचने के लिए कि हायर कोर्ट्स में नंबर ऑफ़ केसेस ना बढ़े, इस चक्कर में कि ये कहा गया है कि लोएस्ट कोर्ट को सबसे पहले कॉम्पिटेंट्स कहा गया है कि जहाँ पर भी सूट जाएगा सबसे पहले उस लोअर गेट की कोर्ट में जाएगा। नाउ अब ये बात आती है कि अगर सपोज़ कोई पर्सन जिसको आइडिया नहीं है और वो अपना केस
लोअर कोर्ट में जाने के बजाय हायर कोर्ट में लगा देता है और हायर कोर्ट उसको सुन भी लेता है, जबकि हायर कोर्ट को जुरिडिक्शन नहीं है उसको सुनने का। सबसे पहले कहाँ जाएगा वो? लोएस्ट कोर्ट में। लेकिन अगर हायर कोर्ट उसको सुन लेता है तो और डिक्री पास कर देता है तो उस डिक्री का क्या इफ़ेक्ट होगा? हम कहेंगे कि अगर हायर कोर्ट जिसको जुरिडिक्शन नहीं है और वो उस केस में डिक्री पास कर देता है, द डिक्री शैल बी इर्रेगुलर। वो डिक्री क्या होगी? अनियमित होगी और अकॉर्डिंग टू हायर कोर्ट वो वापस से लोअर कोर्ट में वापस से वो केस ला दिया जाएगा। बट देयर शैल बी नो इफेक्ट ऑफ द जुरिडिक्शन, पर उसके जुरिडिक्शन पे कोई इफेक्ट नहीं होगा। अकॉर्डिंग टू सेकेंड एग्जाम्पल, अगर लोअर कोर्ट है वहाँ पर जुरिडिक्शन नहीं है तो अगर उसने डिक्री पास कर दी तो जो डिक्री पास की गई है जिसको लोअर कोर्ट ने पास किया उसको राइट नहीं है। उसका वैल्यूएशन सूट मान लो सपोज़ 1 लाख का है या 2 लाख का है और मामला है 5 लाख का और उसने मैटर को सुन लिया और उसको डिक्री भी पास कर दी, तो क्या ये डिक्री वैलिड होगी? नो, इट इज़ नल एंड वाइड। क्यों? इट शैल बी नल एंड वाइड बिकॉज ऑफ लैक ऑफ जुरिडिक्शन, क्योंकि उसको क्षेत्राधिकार नहीं है, इसलिए क्या होगा कि वो डिक्री वाइड होगी। अकॉर्डिंग टू ऑर्डर 7 रूल 10 रिटर्न द प्लेंट, जिस कोर्ट को क्षेत्राधिकार नहीं है अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट मैटर, अकॉर्डिंग टू द पेक्यूनियरी जुरिडिक्शन, अकॉर्डिंग टू द वैल्यूएशन ऑफ द सूट, तो वो कोर्ट अंडर ऑर्डर 7 रूल 10 के अकॉर्डिंगली उस प्लेंट को वापस रिटर्न कर देगा। नाउ इट इज़ डिफाइन द सेक्शन 15 कि जो भी वाद है वो निम्नतम न्यायालय में, जो कि सक्षम न्यायालय है, निम्नतम से निम्नतम न्यायालय में लाया जाएगा अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट मैटर एंड वैल्यूएशन ऑफ द सूट। नाउ सेक्शन 16 डिफाइंस अबाउट द इमूवेबल प्रॉपर्टी, यानी कि जहाँ पर इमूवेबल प्रॉपर्टी सिचुएटेड है और जिसके क्षेत्राधिकार में इमूवेबल प्रॉपर्टी सिचुएटेड है वहाँ पर वो वाद लाया जाएगा। अब यहाँ पे सेक्शन इमूवेबल प्रॉपर्टी को कहीं भी डिफाइन नहीं किया गया है एक्सेप्ट सेक्शन 3 सब क्लॉज 26 इन जनरल क्लॉजेज एक्ट 1985। जनरल क्लॉजेज एक्ट की 1985 में सेक्शन 3 सब क्लॉज 26 डिफाइन द इमूवेबल प्रॉपर्टी। अब इमूवेबल प्रॉपर्टी जो अचल संपत्ति है उसके रिगार्डिंग जो भी पॉइंट्स हैं, लाइक recovery of immovable property, sale of immovable property, mortgage of immovable property, partition of immovable property, redemption of immovable property, foreclosure of immovable property, any other interest of immovable property, ये सब रिगार्डिंग टू द इमूवेबल प्रॉपर्टी हैं जो कि जहाँ पर जिस प्रॉपर्टी को लिया जाना है, प्रॉपर्टी सिचुएट है, उसके क्षेत्राधिकार में आने वाले कोर्ट को इसको न्यायालय को सुनने का अधिकार होगा, यानी कि वो वाद वहाँ पर दाखिल किया जा सकेगा जहाँ पर ये इमूवेबल प्रॉपर्टी सिचुएटेड है। बट इसी में इंक्लूड किया गया है कंपनसेशन फॉर रॉन्ग कमिटेड, यानी कि ऐसा कोई भी दोष जो कि किया गया है तो उसके लिए कंपनसेशन कहाँ लिया जाएगा? जहाँ पर वो दोष हुआ है, जहाँ पर वो कॉज ऑफ एक्शन अराइज हुआ है, वाद कारण उत्पन्न हुआ है। और इसी में एक इंक्लूड है मूवेबल प्रॉपर्टी, जिसको हम अचल संपत्ति कहते हैं, मूवेबल प्रॉपर्टी की रिकवरी के लिए या उसके अटैचमेंट के लिए। तो जहाँ पर वो मूवेबल प्रॉपर्टी है तो उस मूवेबल प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंगली जहाँ पर वो सिचुएटेड है तो वहाँ पर उसके अकॉर्डिंगली वाद दाखिल किया जाएगा। तो सेक्शन 16 डील्स विद द इमूवेबल प्रॉपर्टी वेयर इट इज़ सिचुएटेड, जहाँ पर वो उपस्थित है, जहाँ पर वो प्रेजेंट है, वहाँ पर वाद दाखिल किया जाएगा। नाउ सेक्शन 17 डील्स विद वेयर प्रॉपर्टी सिचुएटेड 2 और मोर कोर्ट, यानी कि जहाँ पर कोई भी ऐसा डाउट नहीं है, वेयर देयर इज़ नो डाउट, कि जहाँ पर ऐसा डाउट नहीं है कि प्रॉपर्टी को, जो प्रॉपर्टी है जिस पर 2 न्यायालयों का क्षेत्राधिकार है, तो 2 न्यायालय में से कोई भी न्यायालय में, किसी भी न्यायालय में अगर वो दाखिल कर दिया जाता है, सूट इंस्टीट्यूट कर दिया जाता है, तो द सूट कैन बी इंस्टीट्यूटेड एनी सच कोर्ट एंड एंटायर क्लेम इज़ कॉग्निजेबल बाय सच कोर्ट। जहाँ पर 2 कोर्ट्स इसके लिए जुरिसडिक्शन रखते हैं और किसी भी एक कोर्ट के लिए वो फाइल कर दिया जाता है, तो उस कोर्ट के द्वारा जिसमें वो केस फाइल किया गया है उस कोर्ट को एंटायर क्लेम ऑफ कॉग्निजेबल, यानी कि पूरे क्लेम का, पूरे दावे का कॉग्निजेंस करना होगा। इसको हम एक एग्जाम्पल से समझ सकते हैं।
सपोज 3 कोर्ट हैं A, B और C। थोड़ी प्रॉपर्टी जिसकी वैल्यूएशन 50,000 है, थोड़ी प्रॉपर्टी जिसकी वैल्यूएशन 50,000 है और थोड़ी प्रॉपर्टी जिसकी वैल्यूएशन 1 लाख है। सपोज अगर कोई पर्सन C कोर्ट में जिसकी वैल्यूएशन जहाँ पर प्रॉपर्टी स्थित है उसकी 1 लाख है, लेकिन ओवरऑल प्रॉपर्टी की वैल्यू जो है 2 लाख है, तो यहाँ पर C को जो राइट होगा, जुरिडिक्शन होगा, वो 2 लाख रुपए मूल्य की संपत्ति को सुनने का अधिकार होगा। यानी कि एंटायर क्लेम इज़ कॉग्निजेबल बाय सच कोर्ट। सपोज केवल 1 लाख के लिए ही सूट को नहीं सुनेगा, पूरी प्रॉपर्टी जो होगी उसके रिगार्डिंग उसको वो सूट सुनना होगा। एंड द प्रोविजो दिस कॉम्पिटेंट ऑफ द कोर्ट अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट मैटर एंड वैल्यूएशन ऑफ सूट। किस पर डिपेंड करेगा? जो सब्जेक्ट मैटर है उस पर और उसके वैल्यूएशन ऑफ सूट पे, कि प्रॉपर्टी कितने की है और वाद कितने के लिए लाया गया है। नाउ सेक्शन 18 डिफाइन ऑब्जेक्शन वेयर देयर इज लिमिट्स आर अनसर्टेन। यहाँ पर हमने कहा है कि 2 या 2 से ज़्यादा कोर्ट में प्रॉपर्टी स्थित है, तो यहाँ पर उस कोर्ट के द्वारा जो कि एंटायर क्लेम को कॉग्निजेंस कर रहा है उसके द्वारा लिया जाएगा। बट यहाँ ये है कि 18 ने कह रहा है वेयर लिमिट्स आर अनसर्टेन, जहाँ पर कोई लिमिट अनिश्चित है, सर्टेन नहीं है। तो जिस कोर्ट में मामला लाया गया है उस कोर्ट को रिकॉर्डिंग ऑफ स्टेटमेंट, यानी कि स्टेटमेंट देने के बाद में, उसको रिकॉर्ड करने के बाद में, अभिलिखित करने के बाद में कि उसको एंटरटेन किया जाएगा, उसको डिस्पोज ऑफ किया जाएगा। Where limits are uncertain, any of such court after recording the statement to the effect may proceed to entertain the dispose of the suit। यानी कि जिस कोर्ट में मामला लाया गया है अकॉर्डिंग टू 18, जहाँ पर लिमिट्स अनसर्टेन है, सीमाएं अनिश्चित है, तो उस कोर्ट को रिकॉर्डिंग ऑफ स्टेटमेंट को रिकॉर्ड करने के बाद में उस केस का डिस्पोज किया जाएगा। बट प्रोविजो इज देयर ऑल्सो कॉम्पिटेंट एज टू सब्जेक्ट मैटर एंड वैल्यूएशन ऑफ द सूट। अब इसका सेक्शन 18 सब सेक्शन 2 क्या कहता है? ऑब्जेक्शंस, यानी कि जुरिडिक्शन नहीं था, लेकिन जुरिडिक्शन होने में इसने रिकॉर्डिंग ऑफ स्टेटमेंट दिया, उसके अकॉर्डिंगली इसने केस को डिस्पोज किया। यहाँ पे लिमिट अनसर्टेन थी। बट ऑब्जेक्शन अगर ये रेस किया जाए बिफोर द अपीलेट एंड रिविजनल कोर्ट फॉर द सिविल मैटर इज हाई कोर्ट एंड द क्रिमिनल मैटर इज हाई कोर्ट एंड स्ट्रिक्ट कोर्ट। ऑब्जेक्शन बिफोर अपीलेट एंड रिविजनल कोर्ट डज नॉट हैव जुरिडिक्शन शैल नॉट अलाउ ऑब्जेक्ट। यानी कि ये ऑब्जेक्शन रेस किया जाए कि अगर जो भी कोर्ट के द्वारा दिया गया है अपील में या रिवीजन में, कि जो भी जिस कोर्ट के द्वारा जो डिक्री पास की गई है वो उसको जुरिडिक्शन नहीं था, फिर भी उसने पास किया, ये ऑब्जेक्ट किया गया है, तो अपीलेट या रिविजनल कोर्ट तब तक उसको परमिटेड नहीं करेगा, जब तक उसको परमिशन नहीं देगा, अलाउड नहीं करेगा, अनलेस नो ग्राउंड ऑफ अनसर्टेनिटी वाज अनअवेलेबल एट द टाइम ऑफ इंस्टीट्यूशन ऑफ सूट। यानी कि अनसर्टेनिटी के ग्राउंड्स के आधार पर ऐसा कोई ग्राउंड नहीं था जो कि सूट इंस्टीट्यूशन के टाइम पर अवेलेबल था। यानी कि ये क्वेश्चन ऑब्जेक्शन पहले ही रेज किया जाना चाहिए था। और सेकेंडली देयर इज़ फेलियर ऑफ जस्टिस, यानी कि जो डिसीजन दिया गया है, जो डिक्री पास की गई है, अगर उसमें न्याय की विफलता नहीं हुई है तो इन दोनों ग्राउंड्स के आधार पर वो अपीलेट या रिवीजन कोर्ट इस चीज़ को परमिटेड नहीं करेगा। नाउ सेक्शन 9 रिगार्डिंग विद द मूवेबल प्रॉपर्टी एंड कंपनसेशन फॉर रॉन्ग। ऐसी कोई प्रॉपर्टी जो चल संपत्ति है और ऐसा जो संपत्ति जो दोष के लिए प्रतिकर, यानी कि दैट इज़ फिजिकली और स्टेटस वाइज। फिजिकली लाइक असॉल्ट और बैटरी, हमला, प्रहार, और स्टेटस वाइज लाइक लाइबल, स्लैंडर, मैलिशियस प्रोसिक्यूशन, अपलेख, अपवचन या फिर विद्वेषपूर्ण अभियोजन। इनके द्वारा अगर कोई भी मूवेबल प्रॉपर्टी है या कोई भी दोष दिया जाता है जिसके लिए कंपनसेशन लिया जाना है, कोई भी रॉन्ग कमिट किया जाता है जिसके लिए कंपनसेशन दिया जाना है, तो विद इन द कोड ऑफ जुरिडिक्शन उस कोर्ट को जुरिडिक्शन होगा। फर्स्ट ऑफ ऑल 3 पॉइंट्स आर मेंशन हियर। द कॉज ऑफ एक्शन अराइजेस, यानी कि जहाँ पर वाद कारण उत्पन्न हुआ है। सेकंड, वेयर द डिफेंडेंट रिजाइड, जहाँ पर प्रतिवादी निवास करता है। थर्ड, कैरीज ऑन हिज बिजनेस और पर्सनली वर्क फॉर गेन, जहाँ पर वो अपना बिजनेस करता है, व्यवसाय करता है
या फिर अपने लाभ के लिए कोई काम करता है, पर्सनली व्यक्तिगत रूप से कोई कार्य करता है जो कि उसको लाभ के लिए हो। तो यहाँ पर 3 जो पॉइंट्स हैं, इसके अकॉर्डिंगली अगर कोई भी बात आती है तो सेक्शन 19 के अकॉर्डिंगली मूवेबल प्रॉपर्टी और कंपनसेशन रॉन्ग के लिए वो कमिट जो सूट है वो फाइल किया जाएगा। नॉन एग्जाम्पल, ए जो दिल्ली में रहता है और बी जो दूसरी पार्टी है कानपुर में रहता है। ए ने बी के खिलाफ डिफेमेशन का एक आर्टिकल उसने पब्लिश किया, डिफेमेशन का, मानहानि का, जो कि कानपुर में पब्लिश हुआ। अब यहाँ पर बी अपने डिफेमेशन के कंपनसेशन के लिए बात कर सकता है 2 जगह। फर्स्ट, जहाँ पे कॉज ऑफ एक्शन राइज हुआ हो। सेकंड, जहाँ पे डिफेंडेंट रिजाइड करता है। तो कॉज ऑफ एक्शन कहाँ राइज हुआ है? उसने कानपुर में वाद उसमें लेख प्रकाशित किया है। तो कॉज ऑफ एक्शन कहाँ हुआ है? कानपुर में। और प्रतिवादी कौन है? डिफेंडेंट कौन है? ए। क्योंकि बी का डिफेमेशन हुआ है तो बी ए के लिए केस फाइल कर रहा है। तो यहाँ पर ए कहाँ रिजाइड कर रहा है? दिल्ली में। तो बी चाहे तो दिल्ली और चाहे तो कानपुर, इन 2 जगह में से जहाँ पर भी वो चाहता है वहाँ पर वो केस फाइल कर सकता है रिगार्डिंग टू द डिफेमेशन। Got my point? Now section 20. Section 20 defines any other suit can be instituted, यानी कि ये जो मैटर है सेक्शन 15 में दिया हुआ है, 16 में दिया हुआ है, 17 में दिया हुआ है, 18 में दिया हुआ है, 19 में दिया हुआ है। अगर कोई भी सूट इन 5 में से किसी भी सेक्शंस में नहीं आता है तो हम सेक्शन 20 में जाएंगे। सेक्शन 20 कहता है एनी अदर सूट कैन बी सिचुएटेड, यानी कि जो भी अन्य वाद हैं, मिसलिनियस सूट हैं, उनको कैसे किस तरह क्षेत्राधिकार होगा? जहाँ पर कॉज ऑफ एक्शन राइजेस, जहाँ पर वाद कारण उत्पन्न हुआ है। डिफेंडेंट रिजाइड और पर्सनली वर्क फॉर गेन, जहाँ प्रतिवादी निवास करता है या अपने कारोबार के लिए कोई पर्सनली लाभ के लिए काम करता है। या फिर ईच डिफेंडेंट और रिजाइडेड एंड पर्सनली वर्क फॉर गेन। ईच डिफेंडेंट मीन्स वेयर देयर आर मोर देन 1 डिफेंडेंट, यानी जहाँ पर एक से ज़्यादा प्रतिवादी हैं और हर प्रतिवादी के खिलाफ अगर सू फाइल करना है तो जो प्रतिवादी जहाँ रह रहा है उसके अकॉर्डिंगली वो सू फाइल किया जा सकता है। लेकिन उस सू को फाइल करने के लिए यहाँ पर जिसने प्रॉपर्टी जो सिचुएटेड है उसके अकॉर्डिंग भी देखा जाएगा। नाउ द 4th पॉइंट, कॉज ऑफ एक्शन अराइजेस पार्टली और एब्सोल्युटली, जहाँ पर वाद का कारण, वाद हेतु आंशिक रूप से या पूर्णतः पैदा हुआ हो। St. Wilfrid College of Law, Sector 10, Meera Marg, Madhyam Marg, Jaipur, Rajasthan.